करते करते जब तकलीफ़ आती है एकदम, फिर पता चलता है कि अब तकलीफ़ आ गई, डायबिटीज़ हो गई मेरे को, तो मेरा तो बीपी हाई हो गया, मेरे को तो हार्ट प्रॉब्लम आ गई, ब्लॉकेज हो गई, फिर पता चलता। इसलिए पहले से ही इन सब चीज़ों को सीख लेंगे, समझ लेंगे, जीवन में धारण कर लेंगे तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसीलिए हमारे विद्वान बुजुर्ग ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं ने कहावतें भी बनाई हुई हैं हमें बचाने के लिए। इलाज से परहेज भला, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि आप इलाज करवाते के लिए भागते फिरो, कभी इधर जाओ कभी इधर जाओ, कभी उससे अच्छा है थोड़ा परहेज कर लो ताकि बीमारी ना हो, वो ज़्यादा अच्छी बात है। सो इसलिए इन सारी बातों को समझ करके सीख करके जीवन में धारण कीजिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों को टाइफाइड है बेटे? कितने टाइम से है? बुखार हो रहा है, बुखार खत्म नहीं हो रहा। 2 महीने से कंटिन्यूसली बुखार हो रहा है। दवाई लेती हूँ, इतने में ठीक रहता है, फिर बुखार हो जाता है। और अब ना वो एक्सरा करवाया था तो अब चेस्ट में इन्फेक्शन बता रखा है और खांसी आती है बहुत ज़्यादा। खांसी बहुत ज़्यादा? कितने समय से आ रही है? खांसी करीब 1 हफ्ता तो हो गया। 1 हफ्ते लगातार आ रही है। कोई राहत दवाई से? कितना समय से ये बुखार आ रहा है? ये मेरे को पहले 25-26 फरवरी को आया था। अब फिर मैंने टाइफाइड की दवाई ली थी, फिर थोड़ा ठीक हो गया था। फिर वो दवाई बंद होने के बाद ना फिर दोबारा बुखार आने लग गया। फिर उसके बाद अब मैंने दवाई ली थी दोबारा, तो 5 दिन दवाई ली, इतने में ठीक रही। फिर उसके बाद फिर दोबारा अब उन्होंने कल एक्सरा किया था, तब बोला अब इन्फेक्शन बन गया था। आपको क्या तकलीफ है? आपको आपको डायबिटीज़, और आपको कुछ इनके साथ है डायबिटीज़, इनको टाइफाइड, उनको बलगम ज़्यादा आती है, उनके घुटने खराब हैं। ये परेशानियां लगभग बहुत लोगों को है। तो सबसे पहले आप लोगों ने समझना है कि हम लोग गलतियां क्या कर रहे हैं, टाइफाइड क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई, आप टाइफाइड अपने आप ही ठीक कर लोगे, कहोगे तो मैं खुद ही ठीक कर लेती हूँ। देखिए, शरीर के अंदर में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, हमारा ध्यान बाहर की ओर रहता है। हम बाहर से खूब रगड़ रगड़ के शरीर को साफ करते हैं, घर को साफ करते हैं, लेकिन अंदर में हमें समझ नहीं होती कि अंदर से हमारा शरीर कितना गंदा है, अंदर की समझ नहीं आती। तो अंदर में जो गंदगी है किसी भी प्रकार की, वो रोग बनती है। ठीक है, अब इनको टाइफाइड है, क्यों आ रहा है टाइफाइड? इनकी आंतों में गंदगी चिपकी हुई है। वो बुखार जो बार बार आता है, वो आंतों को थोड़ा सा गर्मी दे करके उसको साफ करने के लिए आ रहा है। आंतड़ियों में या किसी दूसरे भाग में गंदगी रुकी हुई है, चिपकी हुई है, वो साधारण तौर पर आराम से निकल नहीं रही। हमारे शरीर के अंदर में शरीर को ठीक करने की शक्ति डॉक्टर हमारे शरीर के अंदर में। ठीक है, सबसे पहले तो ये दिमाग से बात निकाल दो कि बाहर का कोई डॉक्टर इस शरीर को ठीक करेगा। ये बात दिमाग से पहले तो निकाल दो, फेंको निकाल के। ठीक है, आज हम आपको अंदर का जो डॉक्टर है उससे अवगत कराएंगे कि वो कैसे काम करता है, और आप उस डॉक्टर के मुताबिक ही अपने जीवन को चलाएंगे, वो आपका रोग ठीक कर देगा। हम बात खत्म हो गई। ठीक हो जाए तो मानो, रोग ठीक हो जाए भी हाँ ठीक है, अंदर है डॉक्टर, और फिर दुनिया को बताओ ढोल पीट पीट करके। और अगर ना ठीक हो तो मुझे बताओ, मैं देखूंगा कहाँ कमी है, अंदर का डॉक्टर क्यों ठीक नहीं कर रहा आपको। ठीक है,
और कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। अब आंतड़ियों में या किसी भी भाग में गंदगी चिपकने से, रुकने से अंदर के शरीर का डॉक्टर उस गंदगी को साफ करके हमें रोग से बचाने की प्रयास चेष्टा करता है। ठीक है। जब वो प्रयास करता है, वो देखता है अंदर से, क्योंकि वो अंदर में बैठा, हम बाहर हैं, अंदर का तो हमें पता नहीं। अंदर में तो अंदर का डॉक्टर ही जाने ना, जो अंदर बैठा हुआ, ये तो उसी को पता शरीर में क्या है, हमें तो नहीं पता। इसलिए वो अंदर में देख के हर चीज़ को सोच के समझ के कि कैसे मैं इसको ठीक करूँ, वो उस हिसाब से काम करता है। जब शरीर के अंदर में थोड़ी गंदगी होती है, थोड़ी गंदगी आती है आंतड़ियों में, छाती में, थोड़ी मस्तक में, खून में, बच्चा जब जन्म लेता है उस समय तो उसका शरीर निर्मल होता है, बिल्कुल साफ होता है। धीरे धीरे करके जब वो भोजन खाता है बाहर का, उस भोजन के रस बनते हैं और कुछ उसमें से गंदगी रस बने होते हैं, और कुछ जो भोजन खाता है उसके कुछ बलगम भी बन जाती है, और वो बलगम कुछ छाती में आ जाती है, कुछ मस्तक में चली जाती है, कुछ थोड़ी बहुत गंदगी खून में चली जाती है। तो जब थोड़ी थोड़ी गंदगी आती है तो शरीर का अंदर का सफाई करने वाला डिपार्टमेंट हमारे शरीर की सफाई, छाती में आ गई तो हमें खांसी दे करके बलगम को बाहर निकाल देता है, सफाई कर देता है। जब बलगम निकलेगी छाती की तो खांसी आकर ही तो निकलेगी ना, बिना खांसी कैसे निकलेगी, नहीं निकलती ना। इसलिए वो अंदर का जो सिस्टम बॉडी का डॉक्टर है वो हमें खांसी देता है। बिना उस अंदर के डॉक्टर के कोई भी काम शरीर में नहीं होता। कोई अंदर के सिस्टम को कंट्रोल करी हुई ताकत है ना। जो हम लोग भोजन खाते हैं, पहले मुंह में चबाते हैं, वहाँ से कुछ रस अंदर का सिस्टम ही तो निकालता है, हम तो नहीं निकालते ना मुंह में से रस। फिर वो पेट में जाता है हजम होने के लिए, फिर अंदर से कुछ रस और निकलते, वो हम तो नहीं निकालते। वो अंदर का जो डॉक्टर है, शरीर को चलाने वाला, वो उस चीज़ को सेंस करता है कौन सा रस कितना निकलना है और कैसे वो भोजन पचेगा। ठीक है। वो रस निकाल के अंदर से उसको मिक्स करके तैयार करता है। जब वो तैयार 5-6 घंटे में तैयार हो जाता है, फिर उसको छोटी आंत में भेज देता है। छोटी आंत के अंदर में जो उस भोजन में रस होता है, वो छोटी आंतें उस रस को चूसती हैं, चूस करके उसका खून बनाती है। फिर वो खून बन करके हमारे शरीर के सारे अंगों तक जाता है, फिर सारे अंगों को ताकत देता है, शक्ति देता है, और छोटे से अंग बड़े होते हैं। इस प्रकार हमारा शरीर चलता है। अब जो गंदगी भोजन में से बची खुची आ गई, फेफड़ों में चली गई, मस्तक में आ गई, उस गंदगी को हमारा शरीर समय समय पर साफ करता है। छाती की गंदगी को खांसी दे करके बाहर निकालता है, मस्तक की गंदगी को जुकाम दे करके बाहर निकालता है, खून की गंदगी को कोई फोड़ा फिंसी दे करके बाहर निकालता है शरीर, ताकि सफाई हो जाए। आंतड़ियों में गंदगी आ गई तो उसको लूज मोशन दे के दस्त लगा के बाहर निकाल के साफ करता है। अब गलती हम लोग कहाँ करते हैं? गलती हमसे यहाँ होती है कि जब वो शरीर की सफाई करता है, खांसी नज़ला जुकाम दे करके, हमें ये लगता है कि हमारा बच्चा बीमार हो गया या हम बीमार हो गए, उसको खांसी बीमारी आ गई, जुकाम उसको बीमारी आ गई, हम ये समझते हैं। और ये समझ करके हम बच्चे को हमेशा ही दवाई खिलाते हैं। किस किस ने अपने बच्चों को खांसी नज़ला जुकाम एलर्जी फोड़ा फिंसी में दवाई नहीं खिलाई है? हाथ खड़ा करो, किस किस ने नहीं खिलाई, या जिसने खुद नहीं खाई यहाँ आने से पहले, जब खांसी हुई हो दवाई ना खाई हो, किसने नहीं खाई? सबने खाई है। आज तक कभी नहीं खाई जिंदगी में, जब से जन्म। माँ ने नहीं खिलाई खांसी में,
पहले तो शहद का काट देता, ये चीज का काट देता। देसी थी? हाँ, मेरा जुकाम और सिर में दर्द ना लगे। नहीं ली गोली कभी? अब आपको क्या तकलीफ है? बस शुगर है, ये एलर्जी होगी। अब शुगर और एलर्जी होगी, तो उसको जब आपको खांसी हुई तो दवाई नहीं खाई, अगर आप खांसते रहे तो क्या किया? बस कुछ नहीं, शहद काट लेती, लहसुन भून कर खा लेती। शहद चाट लेते थे और लहसुन भून के ले लेते। अब देखो, लहसुन भून के लिया, वो भी अंदर में उस गंदगी को रोकता है, गर्म होता है लहसुन, और उसको भून लिया तो और गर्म हो जाता है वो। लहसुन को आपने घी में भून लिया, घी में भून के, हाँ, तवा पे भून लिया तो वो और गर्म हो जाता है। बात घुमा फिरा कर वहीं आती है। आपने बाज़ार से खरीद के नहीं दवाई खाई, तो आपने लहसुन को भून के खाई, वो गर्म था, उसने बलगम को सुखा दिया अंदर, वो भी बलगम को सुखा देती है अंदर, लहसुन भी गर्मी होने के कारण, तो उससे सूख जाती है, मस्तक में भी सूख जाती है। ऐसे इस प्रकार से वो अंदर में गंदगी रुक जाती है। और जो आजकल दवाइयाँ आ रही हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ, वो तो बहुत ही गर्म है, वो तो खाते ही उसको सुखाती है अंदर में, बलगम को, छाती की, मस्तक की, बलगम अंदर अंदर गर्मी भी बढ़ा देती है। तो वो दवाइयाँ जब हम खाते हैं तो अंदर में बलगम सूख जाती है, सूखने के बाद वो निकलती नहीं, और हमें लग रहा है खांसी बंद हो गई और मेरी बीमारी थी जो खांसी मेरे को, वो बीमारी ठीक होगी। हम ये सोचते हैं, होता नहीं ऐसे, हम सोचते हैं ऐसे। ऐसे जुकाम आता है, वो गंदगी से बाहर निकलती है, हम सोचते हैं कि ये बीमार हो गया, मैं जुकाम हो गया मेरे को, इसकी दवाई खाऊं, और खा के वो निकलना बंद हो जाता, हम सोचते हैं हम ठीक हो गए, लेकिन ठीक नहीं हुए। हमने अपने आप को ज़्यादा बीमार किया, उस दवाई ने उसको सुखा दिया अंदर में, वो और जम गई। उसी वक्त पता नहीं लगता कि हमें ये ज़्यादा जम गई, उसी वक्त में। उसके बाद 2 महीने 3 महीने बाद जो दवाई खाई थी, उस दवाई ने जो अंदर में शरीर का सिस्टम सफाई कर रहा था, उसको बेहोश कर दिया था दवाई ने। अब धीरे धीरे दवाई खानी बंद करी, फिर वो होश में आता है, फिर वो वही काम करने लगता है, फिर जुकाम दे। इसलिए आप लोगों को फिर 2-3 महीने बाद फिर जुकाम आ जाता है, फिर खांसी आ जाती है, आती है नहीं आती, 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, फिर या मौसम चेंज होता है तब आ जाती है, 6 महीने के बाद आती है। आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो सब लोगों को खांसी, जुकाम, गला पकड़ रहा है, ज़्यादातर लोगों को पकड़ रहा है ना। क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि वो जो गंदगी है अंदर से, वो जब मौसम चेंज होता है उस समय ज़्यादा ना गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, मौसम बीच का होता है, और उस बीच के मौसम में अंदर के शरीर की शक्ति को एक मौका मिल जाता है कि ना तो गर्मी है ज़्यादा ना सर्दी है, इसलिए मैं इसकी सफाई कर दूं। उस समय ज़्यादा गर्मी के अंदर में शरीर की शक्ति गर्मी से बचाने में भी खर्च होती है, ज़्यादा सर्दी में सर्दी को बचाने में खर्च होती है, इसलिए उसके पास काम ज़्यादा होता है, ज़्यादा सर्दी गर्मी में, इसलिए उस समय वो अंदर की गंदगी को सफाई अच्छी तरह नहीं करती। जब मौसम जो है बीच का हो जाता है उस समय करती है। इसलिए जब भी गर्मी से सर्दी का मौसम आएगा, सर्दी उसी समय ज़्यादा खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार आपको ज़्यादा आता है। वो शरीर की सफाई का काम उस समय ज़्यादा होता है, वो कोई बीमारी, रोग नहीं है। अब हम इस तरीके से जब भी बचपन से लेकर के आखिर तक, जब भी खांसी, नज़ला, जुकाम, दवाई खा ली, जब भी खांसी, वो दवाई खाते वो दब गया, फिर वो जम गया, फिर ऊपर और बलगम जम गई, फिर और जम के हमारी छाती में, मस्तक में, आंतड़ियों में भर जाती है वो, और वो फिर आराम से निकलती भी नहीं क्योंकि सूख गई। अब छोटा बच्चा जो होता है उसकी नाक जो होती है बिल्कुल पीले रंग की पतली होती है, ज़रा सा वो जोर लगाता निकल जाती है। और आपकी जो नाक, अब इसमें यहाँ फंस जाएगी वो बलगम, जैसे उनके नाक में फंसी हुई है ना अभी तक, नाक बंदा देखो उनका अभी तक। क्यों? क्योंकि वो सूखी हुई बलगम अभी तक पतली नहीं हुई है, दवाइयाँ खाई हैं इतनी, उसने गर्म कर करके उसको सुखा दिया।
लेकिन इतना तो है कि भी निकलने की कोशिश कर रही है वो, लेकिन नाक में फंस गई, अब बाहर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ तो छेद पतला सा है। वो गाढ़ी होकर के काफ़ी मोटी हो गई बलगम, अब वो निकल नहीं रही। अब वो नाक बंद है, मुँह से सांस लेना पड़ता है। ऐसे जब वो बलगम अंदर सिर में इकट्ठी हुई होती है तो सिर को दर्द करती है, सिर भारी रहता है उस बलगम से, क्योंकि अंदर बलगम जमी पड़ी है, गंदगी वहाँ जगह तो है नहीं इतनी बलगम रखने की। वो तो थोड़ी सी बलगम आती है तो शरीर उसको तुरंत ही जुकाम से बाहर निकाल लेता है। अगर हम साथ साथ उसको निकलने दें तो हमारे को रोग बने नहीं कोई, उस समय हमें निकलने नहीं देते, इसलिए इकट्ठी होती 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 काफ़ी मात्रा में भर जाती है, फिर वो गांठ भी बन जाती है अंदर जाकर। गांठ बन करके फिर और दर्द करती है, फिर हम कहते हैं माइग्रेन हो गया। फिर वो गांठ में आगे जाकर कीड़े पड़ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे इनकी छाती में इन्फेक्शन हो रहा है। अब क्या बलगम पड़ी हुई है, पड़ी पड़ी वो सड़ रही है, और सड़ने के कारण उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। अगर कीड़े अभी नहीं पड़े तो पड़ जाएंगे, क्योंकि जो भी कोई शरीर की गंदगी जहाँ पड़ी होगी वहाँ पर कीड़ा स्वाभाविक ही उसको खाने के लिए चला आता है। आप यहाँ पर कोई भी गंदगी रख दो अपने घर में फर्श में, उसको देखना चींटियाँ कीड़े मकोड़े कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आ जाएंगे खाने के। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर में बलगम किसी भी हिस्से में पड़ी होगी वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन का मतलब क्या, सड़न पैदा होना, वहाँ पर उसको सड़न कहते हैं। बदबू अंदर पड़ गई, कीड़े पड़ गए, उसको कहते हैं इन्फेक्शन हो गई। और वो जो इन्फेक्शन है, जब आप दवाई खाते हो, अभी ये दवाई खाएगी, अब दवाई खा के क्या करेगी, उस इन्फेक्शन को, कीड़ों को वो दवाई और मारेगी और सुखाएगी, और सुखाएगी उसको, वो और ज़्यादा अंदर जाके जम जाएगी दवाई। उस समय थोड़ी टाइम के लिए लगेगा भी हाँ ठीक हो गई, लेकिन कुछ दिन के बाद में अंदर पड़ी है वो बलगम, सांस नहीं आने देगी, सांस का प्रॉब्लम बन जाएगा, फिर इसको और परेशानी हो जाएगी। फिर कहेंगे वो तो ठीक हो गई इन्फेक्शन, तो एक्सरे देख के कहेंगे अब इसको दूसरी बीमारी आ गई, ये सांस की प्रॉब्लम आ गई। अब वो क्या करेंगे, सांस का पफ या वो दवाई देंगे, सिट्राजिन वगैरह कुछ ऐसी दवाइयाँ आती हैं वो देंगे। वो क्या करती है, केमिकल है, वो केमिकल जो है आपके जो बलगम अंदर पड़ी हुई है उसके अंदर से जाकर के थोड़े से खोल देती है वो उस जमी हुई बलगम को, बीच में छिद्र कर देती है, थोड़े छोटे, पड़ी वहीं रहती है, और जिससे कि थोड़ा सा आपको सांस आ जाता है, आपको लग रहा है जो मेरे को सांस खिंच के आ रहा था वो अब ठीक हो गया, पफ लिया तो ठीक है। उसमें केमिकल होते हैं, और जैसे ही वो केमिकलों का असर ख़त्म होता है 2-4 घंटे बाद दर्द फिर लेना पड़ता है। ऐसे बार बार करके काम घसीट के जीवन चलता है। सो अगर हम अब क्या करते हैं, हम लोग हम ये देखते हैं कि जब मनुष्य यहाँ हमारे पास आता है कि उसके अंदर में कितनी बलगम कहाँ जमी पड़ी, हम उसको निकालते हैं बाहर, उसको साफ़ करते हैं, और वो साफ़ नहीं करते, वो उसको अंदर और दबाते हैं। इसलिए उनके दवाई खाने से बलगम बढ़ती रहती है बीमारी, और हम जो है उसको बाहर निकाल के साफ़ कर देते हैं और बीमारी जड़ से निकल जाती है। अब इनको बुखार आ रहा है, बुखार इसलिए आ रहा है कि जब शुरू में बुखार बच्चे को नहीं आता, सबसे पहले खांसी नज़ला जुकाम आता है। जब वो गंदगी दवाई खाते खाते सूख जाती है फिर बुखार आना शुरू हो जाता है। फिर बुखार इसलिए आता है कि वो गंदगी सूख गई, और वो गंदगी अब वो पतली हो करके, पतली करने के लिए शरीर के अंदर की शक्ति ताप देती है। आप लोग देखते हो घर के अंदर में बर्तन जो है, अगर उसको चिकनाई लगी हो ज़्यादा, चारों ओर साफ़ ना हो तो क्या करते हो, थोड़ा गर्म पानी डालते हो, गर्म पानी डाल के साबुन लगा के धो के सबके समक हो जाते हैं। ऐसे ही अंदर का शरीर की शक्ति जब वो सफाई नहीं होती तो फिर उसको ताप देती है, थोड़ा सा गर्म करती है, शरीर को गर्म करके उसको बाहर निकालती है कि बाहर निकल जाए किसी तरीके से। और जैसे ही हमें ताप आता है और हम कहते हैं हमें तो बुखार आ गया, दवाई खाओ, दवाई खाओ, अरे बुखार इतना हो गया, और दवाई खाओ, और फिर दवाई खाते हैं। पहले तो खांसी नज़ला जुकाम हुआ तब दवाइयाँ खाई, फिर बुखार हुआ, बुखार को उतारने की तब दवाई। अब शरीर को किसने ख़राब किया, हम ही ने किया ना। अब ख़राब हो गया शरीर, दवाई ने क्या किया कि वो जो हमारी अंदर की प्राण शक्ति काम कर रही थी सफाई का,
उसको जा कर के एकदम बेहोश कर देती है, उसको कमज़ोर कर देती है, ताकि वो काम ही ना करे। अब वो जो ताप देने वाली ताकत शक्ति है, जब उसको एकदम दवाई खा के सुन्न कर दिया, अब वो ताप उसको देना उसके बस में नहीं रहा, उसने छोड़ दिया, इसलिए ताप उतर गया। और आपने कहा मेरा तो ताप ठीक हो गया दवाई खाई थी, लेकिन जो काम ताप कर रहा था वो काम तो नहीं होने दिया। जो सफाई होनी थी ताप से वो तो नहीं हमने होने दी, वो तो वही की वही रही, इसलिए फिर आएगा वो। कुछ दिन बाद फिर आएगा दोबारा, और फिर आएगा दोबारा, आ गया दोबारा। कितने टाइम से बार बार आ रहा ताप हैं? 2 महीने से बार बार ताप आ रहा है। 2 महीने से अंदर का डॉक्टर बार बार साफ करने की कोशिश कर रहा है, और ये बार बार दवाई खा के उसको दबा रही है, बार बार उसको रोक रहे ताकि वो काम ना करे। अब करते करते अधमरी हो जाएगी, दवाई खा खा करके प्राण शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, धीरे धीरे वो काम ही नहीं करेगी, और फिर जो है ये फंस जाएगी। फिर कहेंगे ऑपरेशन होगा, इसका ये होगा वो होगा, ऐसे चक्कर में फंस जाएगी, और बिल्कुल इसकी शक्ति खत्म हो जाए। अब तो भाग सकती है, ताकत खत्म हुई पड़ जाती, क्योंकि कुछ तो दवाइयों ने तोड़ दी ताकत, कुछ अंदर गंदगी जो पड़ी हुई है, शरीर उसको साफ करने में लगा हुआ, सारी ताकत वहाँ लगी, तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी। ये विज्ञान बहुत गूढ़ गहरा विज्ञान है। अगर आपने ध्यानपूर्वक इसको समझ लिया तो तुम्हारे जन्मों जन्मों के रोग दूर हो जाएंगे। ना तुम्हारा तू अपने बच्चे को बीमार होने देगी, और ना किसी परिवार को। तुम्हारे अंदर शक्ति है एक, हर स्त्री के अंदर में, उसको समझ नहीं है उस शक्ति का उपयोग कैसे करना है। इसलिए ज़्यादातर आप अपनी शक्ति का उपयोग विनाश के लिए करती हो, इसलिए आपका भी विनाश हो रहा, साथ तुम्हारे परिवारों का भी विनाश, इसलिए विनाश हो रहा। हमारा समाज ऊपर नहीं उठ रहा, आज बर्बादी के कगार पे क्यों खड़ा हुआ? इसीलिए खड़ा हुआ। आपके सामने देखो कितनी भ्रांतियाँ आई हैं जीवन में। ये कोरोना की, पहले बताते थे हाथ धो, हाथ धो, हाथ धोने से, अभी देखो नई नई चीज़ें आ रही हैं, वो खुद ही कह रहे नहीं हाथ ना धोने से बीमारी नहीं आती, कोई 10,000 में से एक आध को आती है। और शुरू में क्या चला, हाथ दो, साफ करो, मुंह पे बांधो, ये करो, कितना दुनिया को पागल कर दी। अब कहते हैं संक्रामक रोग नहीं है, एक दूसरे से छूत का रोग नहीं है, एक दूसरे से नहीं फैलता। अब ये कह रहे हैं, क्योंकि पहले समझ ही नहीं, पता ही नहीं। अब जैसे वो कहते हैं हम लोग वैसे करे जा रहे हैं, हमें भी समझ नहीं है ना बात को। तो किस प्रकार से कितनी परेशानी हुई, कितना विनाश हुआ, और अभी भी हो रहा है। इसलिए सही चीज़ का पता करना, समझ आनी जब तक नहीं आती तब तक हम बच नहीं सकते, ऐसे ही बर्बाद होंगे हम लोग। सो अब क्या करना है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अब पेट को साफ करने के लिए हम उस तरीके से कोई भोजन की व्यवस्था जैसे वो साफ हो जाए, धुल जाए अंदर से, वो करते हैं, अच्छी तरह साफ हो जाए जिससे। अब जब हम पेट को साफ कर देते, जो काम अंदर की शक्ति कर रही थी और हम करने नहीं दे रहे थे, वो हमने उसको मदद करी करने में, और वो साफाई हो गई, और वो जो अंदर की ताकत ने जो काम करना था कर रही थी, उसको मदद मिल गई, तो ये जल्दी ठीक हो गई। 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन में इसका टाइफाइड खत्म हो जाएगा, बात खत्म हो गई, दोबारा आएगा नहीं। इंटेस्टाइन क्लीन होगी, साफ हो गई, दोबारा किस लिए आएगा बुखार? क्यों देगा शरीर बार बार? खांसी आपको शरीर क्यों देगा बार बार बेवजह? ना खांसी बेवजह आती है, ना जुकाम बेवजह आता है, ना बुखार आता है, ना फोड़ा फिंसी बेवजह आती है। अंदर में शरीर के वेस्ट मटेरियल, गंदगी इकट्ठी होने पर ही ये क्रियाएं शरीर में होती है। अगर आपने उस समय समझ करके उसको साफ नहीं किया, साफ करने में शरीर को मदद नहीं करी, तो शरीर आपका और रोगी हो जाएगा, और रोग और अंदर जाके बन जाएगा, और बन जाएगा रोग। फिर जब रोग बन जाएगा, फिर आप उसका इलाज करवाना शुरू कर दो। अब रोग पे रोग, रोग पे रोग, रोग पे रोग, सारी उम्र ये चलता रहता। कोई व्यक्ति ऐसा है आप में से जिसने 1 बार, 2 बार, 10 बार दवाई खाई हो और उसका रोग ठीक हो गया और दोबारा ना आया हो? है कोई नहीं। सब लोगों ने दवाइयाँ खा खा के अपनी हालत ख़राब कर ली। एक टाइम आता है जबकि दवाई भी असर नहीं करती, अंदर के जो अंग है वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं उल्टे।
सो अब आपको क्या करना है कि पेट को साफ़ करना है। पेट को साफ़ करने के लिए क्या करना है, एक तो अमलतास या तो अनीमे से पेट साफ़ करें। अनीमे से पेट साफ़, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत जो है वो 4-5 फुट लंबी होती है, बड़ी आंत जो होती है वो, उसमें से पानी जो है वो बड़ी आंत के आगे एक बाल लगा हुआ है, परमात्मा ने लगाया बाल, क्योंकि जो भोजन हम ऊपर से डालते हैं वो नीचे को ही जाए, नीचे से वापस ना आए। एक बाल हमारे यहाँ पेट के ऊपर लगा रखा परमात्मा ने, अगर हम उल्टे पुल्टे हो जाए तो हो जाता है ये पेट का जो भोजन है बाहर ना निकल जाए कहीं, वो बंद हो जाता है यहाँ बाल। एक हमारी बड़ी आंत के ऊपर जो है बाल लगा होता है ताकि वहाँ से वापस कोई चीज़ उल्टी ना जाए। इसलिए जो बड़ी आंत में गंदगी है चिपकी हुई, उसको तो अनीमा से पानी डाल करके बड़ी आंत के अंदर में पाइप से एक पानी डालते हैं बड़ी आंत में, थोड़ी देर पानी को रोक के रखा और थोड़ा सा पेट को मसला ताकि वो घुल जाए, अंदर में गंदगी सूख जाती है और सूख करके वो साफ़ हो जाती है, हमारे गंदगी निकल गई, हमें आराम आ जाता है काफ़ी हद तक। अब जो छोटी आंत है हमारी वो 30-35 फुट लंबी होती है, ऐसे 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 ऐसे, कम से कम 30-35 फुट लंबी। कितनी होती है, यहाँ से लेकर वहाँ तक होगी। अब वो नहीं धुलती, उसके अंदर में भी गंदगी चिपकी होती है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा चिपकने वाला भोजन खाया होता है, कुछ ना कुछ जो है चिपकने वाला भोजन खाया होता है अंदर में, जो कि अंदर जाके चिपका होता है बचपन से। कुरकुरे खाते हैं बच्चे, चिप्स खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, ये आजकल तो चाउमीन, नूडल और कितने प्रकार के और भी चीज़ें, गंदी मंदी चीज़ें आ रही हैं, वो अंदर जाके चिपक जाती हैं। वो जो चिपकी हुई गंदगी होती है वो साफ़ नहीं होती जल्दी, क्योंकि वहाँ पानी जा नहीं सकता। पानी जाता है अनीमे का बड़ी आंत के अंदर में, छोटी जगह पर। तो इसलिए जो बड़ी आंत की गंदगी है उसको तो आप तुरंत इस अनीमे से साफ़ कर सकते हो। ये अनीमा पॉट है एक, वो नीचे गिर गया डंडा, ये अनीमा पॉट है, इसके आगे एक कैथेटर लगता है और ये पानी डाल करके कैसे इसको करना है ये बताएंगे आपको। कैथेटर पड़े ले, हाँ एक ही है। ये कैसे अनीमा लेना है इसको आप समझ लीजिएगा। ये 200 ml का ये हमारा ग्लास है, इसको हम ये यहाँ से कोई कील वगैरह लगा के हम इसको यहाँ पे ऐसे करके टांग देते हैं, कम से कम 4-5 फीट की ऊंचाई पर, और इसमें नॉर्मल पानी करते हैं, थोड़ा लीकवार्म भर सकते हैं। और इसके आगे जो है अभी कैथेटर आपके सामने दिखाया जा रहा है, लाल सा पाइप है। अब हमने क्या करना है, जब इसको हमने टांग दिया, ये क्या कोई बात ऐसे लो, ये कैथेटर पाइप है। अब हमने इसको ऊपर टांग दिया और टांगने के बाद हमने इसको लुब्रिकेट करना है, किससे, ऑयल से। इतने पोर्शन को थोड़ा सा इसको तेल लगा लेना है और अपने एनएच पार पर, मल द्वार पर भी थोड़ा तेल से उसको भी लुब्रिकेट कर देना है, तेल लगा देना है। तो हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड, आप बेटे इधर आओ, आप आगे आओ, एक जन थोड़ा सा लेफ्ट साइड टर्न होके लेटिएगा, लेफ्ट साइड टर्न होकर, जैसे हम लेफ्ट साइड सोते हैं टर्न करके, लेफ्ट साइड जी, और इस टाउन को फोल्ड कर लेना है। यस, इस तरीके से। ये या आपका इतना पार्ट जो है, बस इतना पार्ट जो है मल द्वार के अंदर जाएगा। आप इसमें अगर खुद को, अगर हमने इसको लेना है तो हम क्या करते हैं, हम लोग पॉट जो इंग्लिश वाली पॉट आती है उसके ऊपर बैठ जाएंगे और मल द्वार के अंदर हम इतना आप इंसर्ट कर लीजिए। इंसर्ट करने के बाद जिस तरह ये भाई जी लेटे थे अभी, इस तरीके से इसको हमने पाइप को पकड़ के, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है कि इसके अंदर से आपने थोड़ा पानी निकाल लेना है।
यानी पानी निकालने का मतलब है आपने इसमें से एयर निकाल लेना है इस पूरे पाइप में से। जब एयर निकल जाएगी और पानी आने लग जाएगा तो उसके बाद आपने इसको पॉट के ऊपर बैठ के इंसर्ट करके और इस तरीके से लेट जाना है। ये है सेल्फ एनिमा लेने का तरीका, आसान है, काफ़ी इजी है, और जो लोग नहीं ले पाते तो यहाँ आश्रम में उनको सिखाया भी जाता है। ये है, देखिए इस तरीके से इसको हमने यहाँ से पाइप से पानी निकाल लेना है। जब हमने इसको इंसर्ट कर लेना है तो ये वाला हमारा जो पानी है इसका कप का, वो हमारे अंदर इंटेस्टाइन में चला जाएगा। इंटेस्टाइन की शेप ऐसी है कि हमारा ये सारा जो पानी है उसके अंदर जैसे ही जाता है तो हमने उसके बाद ये भी ध्यान रखना है पानी देने के बाद कि इसका पूरा पानी खत्म ना होने पाए, यानी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एयर नहीं जानी चाहिए। इसको लिया हमने पानी को, और इस तरीके से आप हाथ से रब करके क्लॉकवाइज आपने पेट के ऊपर हाथ फेरना है और थोड़ा सा मूवमेंट करनी है। मूवमेंट करने का मतलब है जो पानी है वो अंदर जाके क्रिया करेगा, सारे मल को उखाड़ेगा। मल को उखाड़ता हुआ फिर आपके पास जब इसका हल्का हल्का प्रेशर बनने लग जाए मोशन का, तो उस समय आप मोशन पास करें। इस तरीके से आप 1 बार या 2 बार भी ले सकते हो, और दिन में 2 बार भी लिया जा सकता है। तो अंदर की सारी गंदगी को निकालेगा, इंटेस्टाइन को साफ करेगा। इंटेस्टाइन को जब साफ कर देगा बड़ी आंत को, तो इसका मतलब है जो हमने उसके आगे जो हमने खाना खाया है, खाना को वो अच्छे तरीके से पचाएगा। जब इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएगी, साफ हो जाएगी, तो हमारा आगे का जो खाना खाया हुआ है वो जा पाएगी। छोटी आंत जो है उसमें से सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पावर है, ताकत है खाने के अंदर, जो हमारा रस बनता है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी। अगर हमारी इंटेस्टाइन साफ नहीं हुई तो क्या होगा, गैस बनेगी। गैस बनने के साथ साथ क्या होगा, हमारा जो अंदर का सिस्टम जो है वो भी बिगड़ जाएगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ने के साथ साथ हमारे वो दूसरे सिस्टम को भी बिगाड़ देता है। तो ये है एनिमा हमारा लेने का तरीका। धन्यवाद। अनीमे को भी ध्यान से समझना है, इसका पर्पज क्या है। जब बड़ी आंत में मल हार्ड हो गया, सख्त हो गया, नहीं निकल रहा, सूखा हुआ है, गांठें बन गई पत्थर जैसा, उस समय अनीमा लेना चाहिए इंस्टेंट रिलीफ के लिए। कुछ लोग अनीमे की आदतें बना लेते हैं, सवेरे भी अनीमा, शाम को भी अनीमा, सवेरे भी अनीमा। ऐसा नहीं करना। अनीमा एक एमरजेंसी ट्रीटमेंट है, एमरजेंसी कि आपको कोई परेशानी एकदम सख्त हो गया, मल नहीं निकला, तो उस समय आप अनीमा एक बार लेके मल को साफ कर लिया, ठीक है। रोज रोज अनीमा लेना उचित नहीं है। जो एमरजेंसी काम होता है वो सिर्फ आपातकालीन में ही किया जाता है। गाड़ी में, बस में एक दरवाज़ा आपातकालीन का होता है, इमरजेंसी का। वो जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, उसी वक्त उसको खोलते हैं, वरना उसको बंद रखते हैं। नॉर्मली उस दरवाजे को नहीं खोलते। ऐसे ही ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, इसको नॉर्मल अवस्था में रोज़ रोज़ नहीं लेना। एक तो उसका कारण ये है कि जो हमारा रास्ता है परमात्मा ने बनाया, 1 वे ट्रैफिक है, इसमें ऊपर से नीचे जाने का है, नीचे से ऊपर आने का नहीं है। नीचे से ऊपर जैसे कोई रास्ता बने होते हैं, उसमें लिखा होता 1 वे कि ट्रैफिक इधर कोई जाएगी, वापस नहीं आएगी। अगर वापस आएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन कभी इमरजेंसी कुछ बात हो जाए, उस अवस्था में थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक वापस लाने का आदेश दिया जा सकता है, दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। कोई ट्रैफिक बहुत जाम होगी तो आप उल्टा आ सकते हैं। ऐसे ही शरीर में बड़ी आंत में मल इकट्ठा होने पर, सूखने पर आप अनीमा लेके पेट को साफ कर सकते हैं। उस समय फायदेमंद है, रिलीफ देगा, तुरंत रिलीफ देगा, लेकिन रोज रोज नहीं। अब एक तो बात यह है कि एमरजेंसी ठीक होगा। अब दूसरी बात, जो छोटी आंत में मल चिपका पड़ा वो क्या करें, उसको कैसे साफ करें, उसको भी तो सफाई करनी है। ऐसा तो नहीं है कि आंतड़िए बड़ी आंत में मल जमा हुआ, वो छोटी आंत में भी चिपका हुआ होता है,
उसको साफ करने के लिए आप अमलतास का काढ़ा बना करके पी सकते हैं, या यहाँ पर 2 नंबर काढ़ा होता है उसको ले सकते हैं, या फिर जो भोजन परमात्मा ने ऐसा बनाया है जो हमारी इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, उस तरीके का भोजन आप ज़्यादा मात्रा में पेट भर के खाएंगे तो वो भी साफ कर देता है। उसमें कौन सा है? खीरा है, उसमें रफाज होता है, रेशा होता है खीरे में, छिलके समेत खाएंगे। टमाटर है, ककड़ी आ रही है इस समय। परमात्मा ने कुछ भोजन भी ऐसा बनाया है जो हमारी इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, साफ करता है, मगर हम उस भोजन को खाते ही नहीं। उस भोजन को हम खाते ही नहीं। हम लोग क्या खाते हैं? चाय पी ली, बिस्कुट खा लिए, ब्रेड खा ली, रोटी खा ली, सब्जी खा ली, और रोटी भी जो है बहुत बारीक आटे की पिसी हुई, मैदे की जैसी बनी, वो रोटी भी वो खाते हैं। मोटे आटे की, पहले जो हाथ की चक्की का आटा पिसा हुआ होता था वो मोटा होता था, दरदरा होता था। वो दरदरा आटा की रोटी जो थी वो इंटेस्टाइन में जाके चिपकती नहीं थी, इसलिए हमारी आंतड़ियों साफ रहती थी। अब बारीक आटा पीस करके बिल्कुल मैदे जैसा आटा बन जाता है वो रोटी, और बाज़ार से जो आटा आता है थैलियों का बना हुआ, उसमें तो जो है एक केमिकल भी डाले जाते हैं ऐसे आटे को सफ़ेद करने के लिए, और कीड़ा ना लगे उसमें जहर भी उल्टी मिलाई जाती है जो मिलों वगैरह, वो तो और ज़्यादा नुकसान करता है, अंदर जाकर चिपक जाता है फल जाता। तो जो अनाज वगैरह फंस जाता है, चिपक जाता है, वो तो खाना बंद कर दें, और जो साफ़ करे उसको खाएं। जैसे पालक है, पालक और धनिया का जूस पिएंगे तो पेट साफ कर हो जाएगा। ककड़ी खाएंगे आप पेट भर के, ककड़ी की शेप जो बाहर की आकृति है वो भी हमारी इंटेस्टाइन जैसी, चबा चबा के खाएंगे वो भी साफ़ कर देती है। घी का जूस पिएंगे धनिया मिला के, वो भी पेट को साफ़ कर देते हैं। कुछ फल भी ऐसे आते हैं जो पेट को साफ़ कर देते हैं, जैसे अमरूद है, अमरूद खाएंगे आप छोटे छोटे बीजों के समेत, वो जो बारीक बारीक बीज हैं जब पेट में जाते हैं वो अंतड़ियों के साथ चारों ओर रगड़ 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 बाहर निकालते हैं, तो पुरानी से पुरानी गंदगी चिपकी हुई बाहर निकल जाती है, साफ़ हो जाते हैं इंटेस्टाइन वाले। नाशपाती आती है जिस मौसम के अंदर, नाशपाती आप खाएंगे, नाशपाती जो है पेट को साफ़ कर देती है, धो करके बाहर निकाल देती है। आजकल बेल आ रहा है, बेल पत्ता इतना बड़ा गोल गोल होता है, उसको बीच में से तोड़ करके चम्मच से खाइए। ज़्यादातर उस बेल पत्तर को लोग शरबत बना के पीते हैं। क्या करेंगे? उसको गुद्दे को निकाल के भिगो देंगे, हाथ से मसल करके उसको मिक्सी में डालेंगे, फिर उसमें दूध डालेंगे, उसमें चीनी डालेंगे, फिर उसके अंदर में कुछ और उसने शरबत से बना के रखे होते खुशबू वाले वो डालेगा, और उसको मिक्सी करके कह देगा लो जी पियो। उस अमृत को जहर बना करके हम लोग पीते हैं, कहते हैं हमने बेल पी लिया। उसका कोई लाभ नहीं बल्कि नुकसान ही उल्टा होगा, क्योंकि चीनी एक जहर है उसके अंदर डाल दी। और जितनी मिठास की फलों में ज़रूरत होती है परमात्मा उतनी मिठास डाल के हमें देता है, और हमें पसंद नहीं है वो। बेल थोड़ा सा कम मीठा होता है, हम कहते हैं थोड़ा और डालो, उसमें चीनी और डाल के बढ़िया बना लेते, कहते हैं अब बढ़िया हो गया। मूर्खताएँ करके हम लोग खुश हो रहे हैं, मूर्खताएँ करके अपने आप को बर्बाद करके खुश हो रहे हैं। बहुत बढ़िया था, बहुत स्वाद था, हाँ हाँ बहुत स्वाद था बेल का शरबत, अरे फ़ायदा कुछ हुआ? फ़ायदा कुछ नहीं, उल्टा विनाश हुआ, वो पता नहीं। बेल को ऐसे ही खाना है, तोड़ो, तोड़ के चम्मच से खाओ उसको। उसके अंदर में परमात्मा ने एक गूंद जैसा चिपचिपा पदार्थ रखा हुआ है बेल के अंदर में। अगर आप उसको उंगली से ऐसे करो उसमें तार निकलेगी गूंद जैसे। वो जो गूंद जैसा पदार्थ होता है जब वो पेट में मुंह में जाएगा, पहले तो मुंह की सारी गंदगी को अपने अंदर चिपका लेता है, आपका मुंह साफ कर देगा। फिर फूड पाइप में जाएगा, फूड पाइप में चारों ओर चिपकी हुई गंदगी है उसको धो देगा। फिर पेट में जाएगा, पेट के चारों ओर जितनी चिपकी हुई गंदगी लगी है उस पेट को धो देगा। फिर इंटेस्टाइन में से साफ हो जाए, सारे इंटेस्टाइन की गंदगी चिपके अपने अंदर चिपका लेगा। वो जो गूंद जैसा पदार्थ है वो सारी गंदगी को अपने अंदर चिपका लेता है। अंदर में भी जो घुसी होती है गंदगी उसको भी चिपका कर लेता है, अंदर सारी खोल देता है अंतड़ियों को, और खोल के साफ करके आपके इंटेस्टाइन को बाहर कर देगा। दवाई बनी बनाई, सब कुछ बना बनाया, और हम उसको ख़राब करके खाते हैं, कुछ लाभ नहीं होता, और फिर कहते हैं अब ठीक नहीं हो। ठीक कहाँ से हो गए?
गोंद को आप चिपकाते हो, उसमें पानी ज़्यादा मिला देना, आप उससे चिपकाना, वो चिपकेगा ही नहीं, पतली हो जाएगी गोंद, चिपकेगा नहीं चिपकेगा। ऐसे ही जब आप बेल को पतला कर देते हो, शरबत को पानी मिला करके, उसमें दूध मिला के, वो चिपकाता ही नहीं, गंदगी को साफ़ करता ही नहीं है। अब जब साफ़ नहीं करता सफाई होएगी कैसे? और फिर सफाई नहीं होती, फ़ायदा नहीं होता। फिर हम कहते हैं बेल का शरबत बहुत पिया। या फिर हम बोतलों में जो बंद पड़ा हुआ 6-6 महीने का ना, वो बोतलों में ला के पीते हैं। 200-200 रुपये की बोतल है, जो 300-300 रुपये की बोतल, बड़ी कंपनी वाला, वो और ज़्यादा बेकार है। उसमें पता नहीं कितने प्रिजर्वेटिव, कितने केमिकल, कितने रंग मिलाए हैं उन्होंने, कितनी जहर मिलाई है, उसका किसी को नहीं पता, वो भी। तो हम लोग सफाई करने वाला भोजन नहीं खाते, हम चिपकने वाला, गंदगी बढ़ाने वाला भोजन खाते हैं। अब ये बिटिया ज़िंदगी अब परेशान रहेगी इससे। अब दुखी है ना बेटे, पता नहीं क्यों हो रहा, मेरे को बुखार आ रहा बार बार। अब पता चलेगा नहीं, फिर डॉक्टर ढूंढेगी, वो दवाई देगा, वहाँ से फिर दूसरे के बाद। कितने डॉक्टर बदल लिए? कुछ बदल लिया 2-4 अस्पताल, कितने बदल लिए? 3 डॉक्टर बदल लिए, 3 डॉक्टर बदल लिए, और ऐसे बदलती रहेगी। तो जब वो धुल के साफ हो जाएगी, अपने आप ही बुखार खत्म हो जाना। बुखार क्यों देगा शरीर आपको अंदर से बेवजह? वो सफाई कुछ वजह है, कुछ कारण है सब देने का। खांसी आ रही है, उसका कारण है खांसी देने का। सिर में दर्द हो रहा है, उसका कारण है सिर में दर्द क्यों हो रहा है। उस कारण को आप समझिए, मेरे शरीर में क्यों ये गड़बड़ आ रही है, आपने समझ लिया, उसको दूर कर दिया, बात खत्म हो गई। आपने इंटेस्टाइन को साफ कर लिया, अपनी छाती के बलगम को साफ कर लिया, खांसी भी बंद, जुकाम भी खत्म हमेशा के लिए, और जो है अपना पेट भी साफ। बुखार भी क्यों आएगा? बुखार बेवजह भाई, किस लिए आएगा? आएगा नहीं बुखार। मेरा ये नाक बंद रहता था, जैसे उनका नाक बंद है बैठ जी का, सांस नहीं आता था, मैं बड़ा दुखी रहता था नाक से। अब कुछ निकालूं तो निकले भी नहीं, और नाक भी बंद रहे। जब गुरुजी से संपर्क किया तो इन्होंने कुछ बताया ऐसी चीज़ें हमें, तो मैंने सरसों का, सर्दी का मौसम था, सरसों का साग ले लिया इतना साग, 1 मूली ले ली, 2-3 टमाटर लेके एक प्लेट में रख ली। मैंने कहा नाक को ठीक करना ही है, जो भी हो देखा जाएगा। गुरुजी ने बताया तो है, अब ये करना ही है, स्वाद लगे ना लगे। मैंने वो सरसों का साग ऐसे करके खाया, थोड़ा कड़वा सा लगा। फिर मैंने उस स्वाद को अच्छा करने के लिए थोड़ी मूली खा ली, थोड़ी मूली भी कड़वी लगी, फिर टमाटर खा लिया। ऐसे करके मैंने वो सारा साग खा लिया, मूली भी खा ली, टमाटर भी खा लिया। 10 दिन 15 दिन, हफ्ता 10 दिन 15 दिन खाया मैंने। खाने के बाद में वो सारी जितनी बलगम थी पतली हो गई। पतली होकर मैंने थोड़ा सा जोर लगाया नाक से, वो सारी जितनी थी जमी हुई थी सारी निकल गई। और निकल के आज तक मुझे लग रहा 15 साल हो गए, आज तक मेरा नाक नहीं बंद हुआ कभी। नाक नहीं बंद हुआ। तो बंद क्यों होगा? बंद हो ही इसलिए रहा कि अंदर में कूड़ा पड़ा हुआ, अब वो निकल गया, तुम काहे के लिए बंद होगा बेवजह? और हम लोग जो है उसकी दवाई खा कर उसको अंदर सुखाते रहते हैं और सुखाते रहते हैं, नाक में ड्रॉप डाल के निकालते हैं नहीं, निकलने देते नहीं गंदगी को, और वो अंदर में पड़ी पड़ी और ज़्यादा भयंकर रूप धारण कर लेती है। फिर माइग्रेन बन गया जी, कैंसर बन गया जी, ब्रेन ट्यूमर बन गया जी, ये बन गया जी, वो बन गया, उसमें भी परेशानी हमारी और बढ़ जाती। इसलिए बात को समझना है, शरीर के अंदर से सफाई करनी है। जब सफाई शरीर करे उसको रोकना नहीं है, सफाई करने देना है, बल्कि उसकी मदद करनी है सफाई करने। सो अब क्या करना है, इसको समझ आ गई बेटे आपको क्या करना है? जैसे बुखार है, एक तो आपको अभी अनाज नहीं खाना, ठीक है, दाल नहीं खानी, अनाज नहीं खाना, दूध से बनी चीज़ें नहीं खानी 2-4 दिन हफ्ते के लिए, क्योंकि ये भारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सफाई नहीं होने देंगे, सफाई करने वाला भोजन खाना सबसे पहले, ठीक है। अगर आपको पेट में भारीपन लग रहा है, अगर लग रहा है अभी अंदर में मल सूखा हुआ है, तो अनीमा ले सकते हैं इंस्टेंट रिलीफ के लिए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि भाई अब थोड़ा आंतड़ियों में गड़बड़ है, तो आप अमलतास का काढ़ा बना के रात को सोते समय पीजिए, सवेरे पीजिएगा, ठीक है। 2-4 बार फ्रेश हो जाओगे, अच्छी तरह अंदर से इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएगी, तो आपका बुखार खत्म हो जाएगा। ये पेठे का रस है। बुखार जब भी आए, बुखार के अंदर में भारी भोजन कभी नहीं खाना। अभी कोरोना का बुखार भी चल रहा है, कोरोना का बुखार भी चल रहा है। वो माता चली गई अंदर बैठी, उसको बुखार आया हुआ था,
माया अंदर ही बैठी है, चली गई अंदर ही है। उसको क्या बुखार है अभी? बुखार है क्या? थोड़ा सा है अभी, थोड़ा सा। उसको कई दिनों से बुखार है। आपका बुखार उतर गया है अभी? कमजोरी महसूस हो रही। तो बुखार जो है वो जब भी आ जाए मुंह कड़वा हो जाता है अक्सर, ठीक है, और कुछ भी खाने को मन नहीं करता। खाने को मन करता है बुखार आता? नहीं करता ना। क्यों नहीं करता मन खाने को? क्योंकि अंदर का जो मेडिकल सिस्टम है बॉडी का, जब वो बॉडी की रिपेयर करता है उस समय वो हमारी भूख को अंदर से मार देता है, मुंह को कड़वा करता है कि हम कुछ खाए ना, हमें अच्छा ना लगे। और जब अच्छा नहीं लगे तो हम खाएंगे नहीं। अब वो बोल के तो अंदर का सिस्टम कह नहीं सकता भाई तू खाइयो मत, मैं तेरा काम कर रहा हूँ। जुबान तो उसके पास है नहीं, ठीक है ना। हम तो जुबान से बोल के कह देते भाई ये खाना ये नहीं खाना, उसके पास तो है नहीं, अंदर के डॉक्टर के पास जुबान। वो इस तरीके से इशारा करता है कि हमारा मुंह कड़वा कर देता है और हमें खाने की इच्छा नहीं होती, ताकि हम खाए ही नहीं कोई भी चीज़। लेकिन हमारी आगे जाकर के इतनी बुद्धि जो है वो ख़राब है कि हम फिर भी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है मेरी दवाई कुछ खा करके पहले खा लेना फिर दवाई खाना। अंदर के डॉक्टर की बात नहीं सुनते, फिर हम ज़बरदस्ती ठूसते हैं। खिचड़ी दलिया खा लेंगे, दूध पी लेंगे, ब्रेड खा लेंगे, बिस्कुट खा लेंगे और फिर ऊपर से दवाई खा लेंगे, ताकि अंदर के सिस्टम को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, क्रैश कर दें अंदर के सिस्टम को। जो सेल्फ क्योरिंग सिस्टम बॉडी का हमारे को ठीक करने में कोशिश कर रहा है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, और फिर हमारी परेशानियाँ और बढ़ती हैं और बढ़ती हैं, बढ़ती बढ़ती चली जाती हैं। फिर हमारे को दुनिया में कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती। इसलिए जब भी बुखार आए मुंह कड़वाओ, भूख ना लगे, खाना बिल्कुल, मरोगे नहीं आप। माँ बच्चा को बुखार आ जाता है ना, तो माँ क्या करती है, बेटा ये दवाई खानी है, खा। वो कहता मम्मी मेरा मन नहीं है, वो मुंह इधर को करता है, वो उसको पकड़ करके मुंह को ज़बरदस्ती उसको पिलाएगी, पी खा, या उसको घेर के पिलाएगी। उसको दवाई नहीं खानी तूने, डॉक्टर से दवाई लेकर आई, बुखार हो गया, देख कितना बुखार हो, उसको मारेगी ताकि वो बर्बाद हो जाए। अब समझ नहीं है, और फिर दुख पाती है, और बच्चे भी दुखी, सारा परिवार का परिवार दुखी। इसलिए इस विज्ञान को सीखिए, जब भी बुखार हो जाए, मुंह कड़वा हो जाए, भूख ना लगे, बुखार में कुछ नहीं खाना, बस सिर्फ घूट घूट करके पानी पी लीजिए, 2-2 चम्मच, 2-2 घूट, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। पेट पे पानी की पट्टी, ताकि पानी की पट्टी लगाने से सफाई करने में आसानी हो जाए पेट को, अंदर के सिस्टम को। गले पे पानी की पट्टी, सिर पे पानी की पट्टी, थोड़ा ताप भी कम हो जाता है पानी की पट्टी लगाने से। और सुबह सुबह की धूप लीजिए, जैसे अभी कोरोना कह रहे, कोरोना वाले सवेरे सवेरे धूप में बैठ जाओ और कोरोना खत्म तुम्हारा। धूप एक ऐसी एंटीवायरस सिस्टम परमात्मा का है, किसी भी प्रकार के वायरस को जड़ से ख़त्म कर देता है, किसी भी। और ये हमारी लेबॉर्ट्री ने मेडिकल सिस्टम में इसका एक्सपेरिमेंट भी किया कि जो टीबी का बैक्टीरिया था, उस टीबी के बैक्टीरिया को पहले तो खौलते हुए पानी में उबाला और वहाँ चेक किया, लेकिन खूब खौलाया, लेकिन उबलते हुए पानी में भी नहीं मरा, वो इतना ताकतवर था। फिर उन्होंने कहा धूप में रख दो बैक्टीरिया को, फिर उन्होंने धूप में रख दिया, धूप में रखा तो फट मर गया वो। क्योंकि परमात्मा ने ये धूप बनाई ही इसीलिए, इसमें शक्ति रखी ऐसी। पुराने ज़माने में लोग घर बनाते थे ना, तो वो क्या करते थे, पंडित जी को पूछते, पंडित जी घर का दरवाज़ा किधर रखें? तो पंडित जी कहते थे पूरब की ओर रखो, फिर ऊपर रोशनदान रखो। क्यों? क्योंकि जैसे सूरज उदय हो रोशनी सीधी अंदर आए, सूर्य का प्रकाश सीधा अंदर आए। जितना घर में बैक्टीरिया हो, सारा वायरस हो, कोरोना तो उस समय भी था कि आज ही आया क्या? वो तो जब से सृष्टि बनी है, सारा बैक्टीरिया, सब जीव जंतु तभी से बने हुए हैं। तब भी था कि जब भी वो बैक्टीरिया आया, अंदर हुए, सूर्य की रोशनी अंदर गई और वो जो तुरंत ही जो है उसको मारते ख़त्म कर देती है बैक्टीरिया। ये बिजली चली गई होगी, इसको इसमें लगा दो, दूसरे में लगा दो, अच्छा हैंडसेट में लगा दो। उसको तो
इसीलिए जो है पुराने ज़माने में ऐसे घर बनाते थे। अब तो जो है महीनों तक घर में धूप नहीं आती है अंदर में, ऐसे घर बन गए ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, जबकि एक मंजिल भी ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो हमारा घर है वो ज़मीन लेवल पे ही होना चाहिए, बेसमेंट भी नहीं होनी चाहिए, ताकि पृथ्वी के साथ संपर्क रहे। और फर्श भी नहीं लगा होना चाहिए ऊपर, कच्ची मिट्टी होनी चाहिए अंदर, तब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। अब तो सारा काम ही हमने बढ़ दिया, सारा काम ही गड़बड़ कर दिया उल्टा। तो इसलिए बैक्टीरिया जो था, धूप में बैठ जाइएगा आधा घंटा 1 घंटा, सुबह सुबह की कच्ची धूप। ये नहीं है कि दोपहर को आप 12 बजे बैठ जाओ। 12 बजे जो अल्ट्रा जो वायोलेट रेज आती हैं वो नुकसान भी करती हैं दोपहर की धूप में। सुबह सुबह की धूप जो है, हल्की धूप आती है, उसको आप सूर्य के पे लीजिएगा तो आपके अंदर का सारा बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो कोरोना का हो चाहे कोई भी हो, एंटीवायरस सारी ख़त्म हो जाए, कुछ करने की जरूरत। आप एक दिन ऐसा करेंगे, पानी की पट्टी लगाएंगे, खाएंगे नहीं, अगर भूख नहीं लगी तो आप देखेंगे कि दूसरे दिन आपका बुखार अपने आप कम हो गया, अपने आप बुखार कम होने लग जाए। और जब बुखार कम हो जाए फिर थोड़ी सी भूख भी लगेगी। अब जब आपको हल्की सी भूख लगे, नारियल पानी पी लो, और ज़्यादा सब्जियां उबाल के सब्जियों का रस पी लो। एक दिन के लिए रस पी लिया आपने, सब्जियां उबाल करके थोड़ा सा पानी, अपना नारियल पानी ले लिया, तो थोड़ी सी आपको एनर्जी आ जाएगी उससे। और एक दिन आप और वेट करिए, पानी की पट्टी लगाते रहिएगा। और ये अमलता नीम गिलोय का जो काढ़ा है ये आप पीते रहिए। अगर बुखार हो तो 3-3 घंटे बाद पीते रहिए। बाद कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी बाहर से वायरस आ जाए, सबको ख़त्म कर देता है जड़ से। और जो लोग रोज़ सवेरे पी रहे हैं उनको कोरोना वरोना कुछ नहीं हुआ किसी को। सब लोग ऐसे धड़ल्ले से घूम रहे हैं, ना कुछ लेना ना देना कोरोना का, ना कोई डर ना कोई कहो। हम भी सारी पूरी लॉकडाउन में करते रहे, इतनी बुरी हालत लोगों की कर दी, घर से नहीं निकलना, सड़कें खाली, बाजार बंद, बुरी हालत। बाकी दिहाड़े लोग रोटी से बाजार, लेबर सारी बाहर भेज दी, कोरोना फैल गया, कोरोना फैल गया, इतनी बुरी हालत। जबकि ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है, केवल हमें अपने जीवन को ठीक से करना है और कोई परेशानी नहीं। तो ये काढ़ा 2-2, 3-3 घंटे बाद पिएंगे, जितना भी कोई वायरस है वो सारा अंदर का ख़त्म हो जाएगा। और आपका बुखार 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन ज़्यादा 3 दिन बुखार रहेगा, तीसरे दिन बुखार उतर जाएगा। और उसके बाद आप पेट को अच्छी तरह साफ़ करते रहिए, दोबारा गंदे। उसके बाद थोड़े फल खाइएगा, जब भूख लगने लग जाए फलों पे रहिए, सलाद खाइएगा। फिर उसके तीसरे दिन बाद जो है आप लोग वो लीजिएगा, रोटी खानी शुरू कर दीजिए, नॉर्मल डाइट पे आ जाइए, बात खत्म। बुखार आपका ठीक हो गया हमेशा के लिए। जो आप टाइफाइड के लिए इतना परेशान हो, इतना दुखी हो। सो इस प्रकार से जो भी कोई परेशानी आपको आ रही है उसको आपने समझना है कैसे दूर कीजिए। पीछे वो एक वो आई हुई है माता, ये आई हुई है बहन, तेरा टीबी ठीक हो गया, तेरा टीबी ठीक है, इसको टीबी थी, ये आपके बीच में बैठी हुई। 15 दिन इसने गेहूं को ज्वारे पिया, धूप में बैठी है, सिर्फ 15 दिन। 15 दिन बाद इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, टीबी खत्म। अब बताओ, 6-6 महीने तक दवाई खा करके अंदर की प्राण शक्ति को अधमरी कर देता टीबी का मरीज। 6 महीने का कोर्स है, 6 महीने की दवाई खानी। और वो दवाई हमारी जो वाइटल फोर्स चला रही है ना अंदर में, शरीर को प्रोटेक्ट कर, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है दवाई। इतनी खतरनाक दवाई है, करें तो क्या करें। इसलिए बात को समझना है, सारी चीज़ों को। कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें जो बैठे का रस है ये दवाई है। छाती के हर प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करेगा, बलगम को निकालेगा बाहर प्रकार का, हर प्रकार की, शुगर को ठीक करेगा। यहाँ पर वो बैठे थे ना शुगर वाले पेशेंट, कहाँ जो आए हुए थे, ये है ना वो जो अंदर आए थे जिनकी पट्टी लगी हुई है पाँव के अंदर, वो कहाँ उनका बेटा सुधीर, धीरज अंदर जब से आया उसको टेबलेट एक भी वो नहीं दी। उसकी शुगर कितनी, 120, 140, 150, इतना पाँव जो है गल करके बिल्कुल गला पड़ा। पाँव हो सकता है काटना पड़ जाता शुगर की वजह से, सारे यहाँ गला पड़ा पाँव उसका शुगर का। एक भी टेबलेट की जरूरत नहीं पड़ी, शुगर बढ़ी नहीं, है ही नहीं शुगर। इसलिए हर चीज़ को समझना है ठीक तरीके से।
अपना खाना पीना रहन सहन अपनी ठीक तरीके से कर लेंगे तो बीमारी उसी दिन से ख़त्म, बीमारी आएगी नहीं। आप समझ आ गई बात आपको? टाइफाइड को ठीक करने का अपने आप कर लेगी ठीक।